अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। जैसे कहा जा रहा था, जैसे तवक्को की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से, वैसा ही फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फ़ैसला कालादम करार दे दिया। अब इस फैसले को आईनी तरमीम से जोड़ा जा रहा है। हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाए और उनसे आईनी तरमीम के हक़ में वोट डलवाए जाएँ। किसी भी चीज़ की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है ये फैसला अगर आज से 6 महीने पहले आता या 6 महीने बाद आता तो इतनी ज़्यादा बहस ना होती, लेकिन इस वक्त इस चीज़ को हर कोई कह रहा है कि इस फैसले के बाद हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि वही जो पहले माजी में यहाँ पे होता रहा, किसी के ऊपर दबाव डाला जाता है, किसी को ख़रीदा जाता है। ऑल्दो कि अदालत के अंदर ये चीज़ कही गई कि बरतानिया में लोग अपनी मर्ज़ी से वोट डालते हैं, लेकिन इशू ये है कि बरतानिया में लोगों को उठाया नहीं जाता, बरतानिया में लोगों को ख़रीदा नहीं जाता। बरतानिया में इलेक्शन से पहले लोग कुरान पर हलफ नहीं देते कि मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल डिफरेंट है और इस चीज़ का जिक्र अदालत के अंदर भी हुआ। अली ज़फ़र साहब ने बेंच के ऊपर एतराज़ भी किया। बेंच को यह भी कहा कि बेंच का अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो सकती है, उसके ऊपर अदालत ने नाराज़गी का इजहार भी किया। लेकिन सरप्राइजिंगली वो जो बेंच के ऊपर एतराज़ था वो तो अली ज़फ़र ने किया, लेकिन उसके बाद वो उसी बेंच के मुआवन के तौर पर वहाँ पर दलाइल भी देते रहे। अली ज़फ़र साहब ने बेंच के हवाले से क्या कहा, ज़रा आप भी सुनिएगा। जो हियरिंग हो रही है ये एक ऐसा बेंच कर रहा है जो कि कानून और आइन के मुताबिक वैलिड नहीं है। चीफ जस्टिस साहब भी, सीनियर अटॉर्नी जनरल जस्टिस मंसूर शाह साहब और जो नॉमिनी हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, तीनों लोग बैठ के कोई भी बेंच बना दें, पेश भी होंगे, बेशक यही बेंच क्यों ना हो। जी, ये इंतहाई हैरत अंगेज़ किस्म का इनका बयानिया है कि अगर बेंच गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसके सामने आपने अपना मुकदमा नहीं पेश करना, आपने कहा हम आपके सामने दलाइल नहीं देंगे, लेकिन ये उन्हीं के मावन बन के वहाँ पे दलाइल देते रहे। तो तहरीक इंसाफ की इसके ऊपर क्या पॉलिसी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा मसला ये है कि अब इस फैसले के बाद क्या सिर्फ हुकूमती लोग जो हैं वो उनके हक़ में जो यानी हुकूमत के हक़ में जो लोग वोट देंगे उन्हीं के ज़मीर जागेंगे, या कि जो हुकूमती लोग हैं उनके भी ज़मीर जाग सकते हैं? क्या वो भी अपनी मर्ज़ी से तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई वोट दे सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमेशा होता ये है कि जब सिस्टम की जो मंशा होती है, जो चीज़ चल रही होती है, जिस चीज़ को कामयाब बनाना होता है, उसी के हवाले से लोग अपने वोट चेंज करते हैं। माजी में यहाँ पे छांगा मांगा भी हुआ, माजी में यहाँ पे वोट भी खरीदे गए, माजी में यहाँ पे लोगों के ऊपर दबाव भी डाला गया। और इस फैसले से बदकिस्मती से इस वक्त ये तासुर मिलता है कि वो जो सारी चीज़ें, वो जो फैसला था जिसके ऊपर तनकीद की गई कि अता बंदयाल साहब ने आइन को रीराइट कर दिया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि उस फैसले के बाद यहाँ पे आप किसी को ख़रीद नहीं सकते थे, यहाँ पे पैसे दे के आप किसी का ज़मीर नहीं जगा सकते थे, यहाँ पे किसी की फैमिली को उठा के आप अपनी मर्ज़ी से वोट नहीं डलवा सकते थे। अब वो सारी चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। आज के फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिएगा। तो अब आप देखिए ये रियासत कहां जा रही है। तो ये है वो आईनी तरमीम, ये है वो पैकेज जिसके लिए आज राह हमवार हुई है। एक फर्द वाहिद की सवाबदीद की बुनियाद पर एक चीफ जस्टिस लगाया जाएगा इस नई अदालत का। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को पसे पुश्त डालते हुए 3 दिन में एक फैसला दे दिया गया। ये एक जुर्म है जो होने जा रहा है इंसानियत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। इस जुर्म का हिस्सा ना बनिए। ये जो जुर्म होने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, लेकिन इशू ये है कि इस जुर्म के अंदर जो सबसे आगे आपको किरदार नज़र आते हैं, ये जो मुबैना जुर्म है वो अनफॉर्चुनेटली सियासी किरदार हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, चाहे वो नून लीग की शक्ल में हो। इनकी ख्वाहिश है कि फ़ौरन ये तरमीम पास करवाई जाए। अब ये मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ जो है उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? वज़ीर दाखिला ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि कल अगर एहतजाज हुआ तो बड़ी सख्ती से वो पेश आएंगे। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और सेनेटर अली ज़फ़र साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आज आपने अदालत में बताया कि आपको बेंच पे इतराज़ है, आप अपने दलाइल आप नहीं पेश कर सकते, लेकिन उसके बाद आप अदालत के मावन के तौर पे अपने दलाइल देते रहे, तो फिर तो वो तो पर्पस ही किल हो गया। अगर आपको इतराज़ था तो आपको तो फिर बेंच के सामने कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। एतराज़ तो बेंच पे हमें कल से है। कल का अगर आप सारी बहस सुने, उस पर सवाल जवाब भी होते रहे थे और हमारी बहस यही थी कि हमें अदालत जो है, ये बेंच जो है, इस पर एतराज़ ये है कि ये बेंच फैसले नहीं कर सकते और इसलिए नहीं कर सकते मसलन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी तश्कील है वो दुरुस्त नहीं है और उनका जो और फिर जज के बगैर सुनना है वो दुरुस्त नहीं है। तो वो सारे अभी हमारे जो बहस थी उसमें मौक़िफ़ हमारा यही था, अदालत को हम समझा रहे थे बेंच को
कि आप इस केस को ना सुने, और हमने ये फैसला किया था कि हम इस केस में अब अपने दलाइल सुनाने के बाद हम इसमें मज़ीद कार्रवाई नहीं करना चाहेंगे। हम इसे अपना एज ए प्रोटेस्ट हम बाहर जाएंगे और हम उसको ख़त्म करेंगे। तो जब मैंने ये PTI की तरफ से इमरान खान साहब से मिला था तब यही फैसला हुआ था कि हम अपने जो भी मौक़िफ़ हैं हम अपने दे के तो अदालत से बाहर आएंगे, और मैंने वही किया। उन्हें अपना मौक़िफ़ बता दिया। हमने कहा कि ये जो है हम अदालत को चूँकि नहीं हम समझते कि उसको प्रोसीड करना चाहिए क्योंकि उसकी तश्कील दुरुस्त नहीं है, तो हम उस पर आगे मज़ीद नहीं करेंगे। ठीक है। अदालत ने कहा, उसे अदालत ने मुझे कहा, क्योंकि मैं वकील तो हूँ और प्रोफेशनल हूँ, तो अदालत ने कहा कि हाँ आप हमारी ठीक है मदद करेंगे, हमारे दिमाग में सवाल हैं, हम उसकी जवाब चाहते हैं। तो फिर मैंने अपनी उनके जो सवाल थे उसके जवाब दिए, और जवाब देने के बाद मैंने कहा कि अब मैं चूँकि जवाब दे चुका हूँ तो मौक़िफ़ हमारा ठीक है कि आप इसकी फैसला ना करें, और मैं भी बाहर चला गया। अदालत अपना काम करती रही, उसके बाद उसने फैसला कर लिया। ठीक। अच्छा सर, ये लीगल रोड की अब एंड है इस केस के, या अभी भी इसके ऊपर कोई मजीद आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपसे भी बताया ना, उस पर मैंने चैलेंज कर दिया है इस बेंच की तश्कील को, और ये कहा है कि ये बेंच गैर कानूनी है और इस बेंच के फैसले भी इसलिए कलअदम करार दिए जाएं। ठीक। और उस पिटिशन को मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया है। ठीक है। अब यकीनी तौर पे ये वाला बेंच तो उस पिटिशन को नहीं सुन सकता, तो अब वो कोई नया बेंच बनेगा, उसके सामने हम बहस करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, और अभी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इस फैसले के बाद आपके सेनेटर्स हजरात या MNA हजरात उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो अपने वोट बैंक को, ये जो पार्लियामेंट के अंदर है, उसको सिक्योर करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्या हिकमत अमली है आप लोगों की? देखिए, इस फैसले को जो आया है इसको तो हम नहीं मानते, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार है वो फिर गर्म हो जाएगा, और हुकूमत जरूर कोशिश करेगी कि हमारे MNAs और सेनेटर्स को तोड़े और उन वोट छीनने की कोशिश करे, चाहे पैसों के जरिए या ताकत के जरिए। लेकिन हमें यकीन है कि हमारे सारे इस वक्त सेनेटर्स और MNAs जो हैं वो हिफाजत में हैं और सेफ मुकामात पे हैं, और कोई इंशाल्लाह उनको नहीं किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस कर सकेगा। ठीक। इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं, और ये यकीनी तौर पे अभी तो JUI ने भी नहीं मानी कोई बात, मौलाना साहब भी डटे हुए अपने ठीक है मौक़िफ़ पे, तो इसलिए कोई ठीक है जजमेंट आ गई, इसको हम कानूनी चैलेंज करेंगे, लेकिन सियासी मैदान में भी इंशाल्लाह हम ठीक है पूरी तरह हमने सारा कर दिया है। अच्छा सर, अगर ब्रीफली आप बता सकें कि अगर तरमीम हो जाती है, इजलास बुला लिया जाता है, तो फिर उस सूरत में आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? जी देखें, अगर तो इजलास बुला लिया जाता है तो फिर हम उसका मतलब ये है कि वो जब तक हमारे लोग वोट नहीं करेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी तब भी नहीं मिल सकती। ठीक है। तो हमने तो अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो उस दिन वोटिंग के लिए आएंगे ही नहीं, सिवाय कुछ लोगों के, जिस तरह हमने इंश्योर करना है कि काउंटिंग ठीक हो रही हो। ठीक तो है। वो हम आएंगे, बाकी तो कोई हमारा सेनेटर या MNA नहीं आएगा। अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताएं कि ये जो फैसला आया है इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। माजी में जब पहले फैसला आया था और कहा गया कि आइन को रीराइट किया गया है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो अब अगर उस फैसले को ठीक किया गया है तो फिर इतनी तनकीद क्यों हो रही है? अतर इसकी वजह सबसे बड़ी तो टाइमिंग, अगर कहें तो गलत नहीं होगा शायद। टाइम क्या है जिसके ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, और देखें किस तरीके से किया जा रहा है। शुरू करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके पहले जज साहब को या चीफ जस्टिस को एक एक्स्ट्रा वोट दिया गया। जो ही उनको वोट दिया, इससे पहले हम जमहूरियत चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो जमहूरियत वापस लेकर दोबारा चीफ जस्टिस साहब को कहा एक आप एक अपनी मर्जी का वोट ले लें और एक बेंच बना लिया करें। उन्होंने बेंच बनाया और उस बेंच में ये 63A लगा दिया। सिर्फ लगाया नहीं बल्कि सब जानते हैं, मीडिया में रोज़ ये बातें होती हैं, सोशल मीडिया जिसको वो रोज़ बैठ के गालियाँ निकालते हैं, रोज़ कह रहा है कि ये सब
उस आईनी तरमीम के लिए हो रहा है जिसमें एक आईनी कोर्ट बननी है। उस आईनी कोर्ट का सरबराह चीफ साहब को ये है शायद बनना हो, और उस केस में आप खुद बैठ गए। आप न सिर्फ बैठ गए बल्कि और बहुत से लोग जिनको शायद, जिनके बारे में मैं नाम सुन रहा हूँ, जब हुकूमत से बात करते हैं कि वो भी हो सकते हैं, वो भी इसी बेंच में बैठे हैं। सो अपनी इसी वजह से शायद रिक्यूज़ कर लेना चाहिए था कि मेरा नाम अगर किसी चीज़ के लिए आ रहा है, और ये 63A शायद उस, अगर इसके हक इसको उड़ा दिया गया तो ये इस्तेमाल होगी मनी लॉन्ड, उसके माफ़ी चाहता हूँ, लोटे बनाने के लिए, और लोटे बनेंगे इस चीज़ से, तो शायद उसके लिए पीछे हट जाना चाहिए था। सबसे बड़ा मसला ये कि आईनी तरमीम होगी जिसमें लोटे वोट डालेंगे इस आईनी तरमीम के लिए। मैंडेट इनका वैसे जाली है, 47 की गवर्नमेंट है ये, सारे आपको बताइए कि ये किस तरह जीत कर रुकोगे। तो दूसरे नंबर की मुस्लिम लीग नून पार्टी नहीं थी, वो तो तीसरे नंबर की पार्टी थी जिसकी हुकूमत है। जाली मैंडेट भी हो, लोटे भी बना के क्यों इतनी तरमीम की उजलत है, और वो हमारी पंजाबी की ज़बान में कहते हैं वो क्यों अलखत पड़ी है इस चीज़ की कि हमने ये आर्मी तरमीम करनी है, इतनी जल्दी क्या? अच्छा काशिफ साहब, जो आपने जो बातें की, इस किस्म की बातें आज अदालत में भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेंच के ऊपर एतराज़ भी किया। अली जफ़र साहब ने कहा कि मेरे मौकल कह रहे हैं कि जनाब इस बेंच के सामने हम अपना मुकदमा नहीं रखेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली फिर अली जफ़र साहब अदालती मावन के तौर पर वहाँ पर आर्गूमेंट्स भी देते रहे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी जमात में भी कोई इस पे इख्तलाफ है, या ये आप समझते हैं कि एक वाइज डिसीजन था उनका अली जफर साहब? देखिए वाइज क्या हुआ, क्या फैसला उनके हक में आ गया? देखिए बेंच के ऊपर जो एतराज़ तहरीक इंसाफ उठा रही है वो ये उठा रही है कि जो कमेटी जिसने बेंच बनाना है वो कमेटी कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से वो इस बेंच को नहीं मानते हैं। अब जिस बेंच को अली जफर साहब नहीं मानते, उस बेंच के सामने आप आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकते हैं? मेरी तो ये समझ से बाहर है। जब मैंने देखा कि उन्होंने कहा फिर आपको वो मावन बना दें अमाइकस, उन्होंने कहा हाँ जी अमाइकस के तौर पे मैं आर्गूमेंट दे दूंगा, लेकिन मैं वो जो मेरी पार्टी कहती है जिसकी वजह से मैं सेनेट में बैठा हूँ, मैं उस पार्टी की तरफ से नहीं दे सकता। और उसका बुनियाद यह है कि बेंच जाली है, यानी ये बेंच गलत है, ये इसको कॉन्स्टिट्यूट होना ही नहीं चाहिए, पहले कमेटी में जाएगा। कमेटी अगर जब तक कंप्लीट नहीं होती बेंच बन ही नहीं सकता। फिर आपने उसी बेंच के सामने आर्गूमेंट दे दी। अच्छा, अब आपको लगता है कि ये जो मामला है ये अपनी फाइनल शक्ल इसने इख्तियार कर ली है, अब यहाँ से अब तरमीम हो जाएगी, और वो जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाएगा, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में, मौजूदा तनाजुर में ये सब कुछ हो सकेगा? इसलिए कि हालात काफ़ी डिफरेंट है। माजी में तो देखें ना, तरमीम भी हो जाती थी, लोग इधर उधर भी चले जाते थे, लेकिन अब एक कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस नज़र आता है। देखिए जब आप कहते हैं ना माजी में तरमीम हो जाया करती थी, उस पर कहीं ना कहीं कंसेंसस भी हो जाया करता था। वो पार्लियामेंट भी को गुजारे लायक जायज़ पार्लियामेंट हुआ करती थी। मौलाना साहब तो उसको नाजायज़ पार्लियामेंट कहते हैं। आपको हमें पता है कि इलेक्शंस में क्या हुआ और किस तरह ये पार्लियामेंट बनी है। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त की जो सियासत है उसके तकाज़े ही बड़े मुख्तलिफ हैं। मैंने 2018 से 2022 तक की पॉलिटिक्स भी देखी, वो तकरीबन इन्हीं लाइंस पर थी जिस लाइंस पर अब सियासत हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि वो हदें जो अब क्रॉस की गई हैं, मैंने ज़िंदगी में वो हदें क्रॉस होते नहीं देखी। जिस तरह इस निज़ाम ने ये नंगा होकर सामने आ गया है, और हर किस्म की उन्होंने जो भी पाबंदियाँ एक निज़ाम पर होती हैं। देखिए बड़ा आसान था, बरतानिया का काम, आप बरतानिया में रहे हैं, उनको आइन की ज़रूरत ही नहीं है, वो अखलाकियात पर चलते हैं। वो कहते हैं जी हमारा निज़ाम, हमारा स्ट्रक्चर इतना अखलाकी मजबूत है, हमें किसी लिखे हुए आइन की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों आइन मांगते हैं, या हमारे मुल्क में क्यों आइन है? वो इस वजह से आइन है, वो जिसका दिल करता है लोटे बना के आइन में तरमीम कर देता है, वो फॉर्म 47 करके हुकूमतें बना देता है। जिस मुल्क में ऐसे निज़ाम चलता हो, और निज़ाम क्या है? निज़ाम ये है पार्लियामान अपना हो, हुकूमत अपनी हो, सरकारें अपनी हो, इस्टेब्लिशमेंट अपनी हो, सुप्रीम कोर्ट तो अदालत भी अपनी सुप्रीम कोर्ट अपना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना हो। वो मसला सारे प्लेयर अगर रल जाएंगे, जो कि रल जाते, पहले भी रल जाते थे, मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं रलते थे, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, और जिस तरह पीपल लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी आपने कभी सोचा था कि मौलाना फजल रहमान इस मुल्क में जो हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़, उनके लिए खड़े आवाज़ मौलाना फजल रहमान साहब हो गया, पीपल्स पार्टी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है काशिफ साहब जो आप उठा रहे हैं कि मौलाना ने आज भी कहा कि क्या जल्दी है यार, तुम लोगों को वेट कर लो कुछ दिन। लेकिन पीपल लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आप सरप्राइज हुए जो इनका किरदार है खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए हुआ इसलिए हूँ क्योंकि देखिए अगर आप पीपल्स पार्टी या सिंध में इनकी पॉलिटिक्स देखें ना, तो आपको फिर किसी चीज़ पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए।
वहाँ पे जो हमारे साफियों का हाल है, जिस तरीके से इंसानी हकूक़ सिंध में है, इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, या उधर तो हालात देखकर जो भी वहाँ की हुकूमत होगी उसको कुछ ज़्यादा क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन मरकज़ यानी इस्लामाबाद और मरकज़ की आता है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स हमेशा प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रो ह्यूमन राइट्स, प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स रही है। मेरा ख्याल है अब उन्होंने भी फैसला कर लिया, उन्होंने भी फैसला कर लिया ऐसी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको किसी मसनद पर, किसी इक़्तिदार में ना बिठा सके। सो उन्होंने भी वो रली मिली कर ली है जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून किया करती है। अब कल मौलाना मियाँ साहब को मैं सुन रहा था, वैसे मुझे हंसी आ रही थी। मियाँ साहब कहते हैं 25 करोड़ अवाम, आप लोग क्यों नहीं खड़े होते? वो हुजूर आपने पिछले 20-25 साल में किया क्या है? जहाँ आपको मौका मिला आप डील कर गए। आपको 1999 में मार्शल लॉ लगा, खड़े रहते, आप डील करके बाहर चले गए, लोगों को इधर ही छोड़ गए। वापस आए, फिर हुकूमत आपको लोगों ने दी, एक बड़ा भारी मैंडेट दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2013। 16-17 में हालात ख़राब हुए, आपने इस पूरे मुल्क को, इस पंजाब को एंटी स्टैब्लिशमेंट बनाया, फ़ौज के पीछे लगाया, खलाई मखलूक, 5 जज, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदलिया और ये फ़ौज और ये ISI आपने लगाया। पंजाब एंटी स्टैब्लिशमेंट किया, डील की, बाहर चले गए। अब वापस आए, डील करके वापस आए। पहले से फैसला तय करके आए कि मैं पहले मनारे पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ पे मैं कबूतर उड़ाऊंगा, फिर अदालत से मेरे केस ख़त्म होंगे, फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन मैंने जीत जाना है, नहीं भी जीत गया तो फिर भी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो बाजीगर बन गए वो कि जिसमें उनकी हुकूमत भी बन गई जब वो अपने हल्के की सीट भी हारे हुए। ये है हमारी जो जमहूरियत, ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल साहब को देखें, यानी सारों को इसमें किसी को एतराज़ नहीं कि आप आईनी तरमीम करें, लेकिन एक बहस का एक तरीका है। मैं बहुत से जजेस से ये नहीं हो सकता कि आधी रात को जाके आप कहीं पे मुशावरत करें, ना किसी को पता है, ना किसी ने मसौदा देखा। अथर जी, ये जो ज़मीर जागने हैं ना, ये सिर्फ अपोजिशन के जागेंगे। 224 अरकान या 218, 15, 16 जो हुकूमती लोग हैं ना, उनका ज़मीर नहीं जागना। ये बड़ी अजीब एक बात है कि ज़मीर अगर जागना है, जो आपको बाद में बताया जाएगा जब आईनी तरमीम अगर हो गई लोटों के साथ, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ में वोट डाला। तो एक मौलाना साहब की मैं कल भी कोट सुना रहा था, मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, शायद आपकी नज़र से ना गुजरा, सुना देता हूँ। 2002 की असेंबली में पेट्रियट्स बनी थी, पीपल्स पार्टी का एक ग्रुप अलहदा होकर हुकूमत के साथ चला गया था और जमाली साहब 1 वोट के वज़ीर आज़म बने थे। तो तकरीरें हो रही थी पहले दिन, पेट्रियट के जो पार्लिमानी लीडर थे उन्होंने खड़े होकर तकरीर की और कहा कि हमने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाला। तो मौलाना साहब खड़े हुए, उसके बाद वो उम्मीदवार भी थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा ये इनके ज़मीर की आवाज़ नहीं, ये जनरल ज़मीर की आवाज़ है जिस पर इन्होंने वोट डाला। और जनरल एहतिशाम ज़मीर उस वक्त डिप्टी DG ISI हुआ करते थे इस्लामाबाद में। बड़ा ये था कि उन्होंने सारा ये पेट्रियट्स बनाए थे। सो ये हमारी तारीख़ में कोई नया नहीं है। जब जमहूरियत डूब गई थी, जिस दिन सेनेट में लोग 64 खड़े होकर और उन्होंने वोट डाल दिया था संजरानी साहब को के हक़ में। बिलावल साहब ही कहते थे कि जमहूरियत आज पता नहीं उसको जनाजे शनूज़े निकाल दिए थे उस दिन, लेकिन ये जनाजा सिर्फ उस दिन निकलता है जब इनके खिलाफ कोई वोट डाले। अगर इनके हक में लोटा बने तो कोई जनाजा नहीं जमहूरियत का। बिल्कुल, बिलावल साहब इस वक्त तो पोस्टर बॉय बने हुए ना इस सारी तरमीम के। बुनियादी तौर पे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये बिलावल साहब आईनी अदालत के नाम पे आइन की आखिरी रसूमात अदा करना चाह रहे हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का अब यहाँ पे जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, और खान साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं, उनकी जमात के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब वो एहतजाज पे एम्फेसाइज करेंगे। कल की उन्होंने इस्लामाबाद की कॉल दी हुई है। मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि भाई मुझसे गिला शिकवा ना करना, इधर आओगे तो हम अपने तरीके से फिर आपसे निपटेंगे। आपको ये चीज़ें अब किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, आपने से मोहसिन नकवी की सुनी, आप फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने। अब वो जो निज़ाम है ना, जो असल निज़ाम है या जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसकी जो तर्जुमानी है, आपको पता है कि दोनों सेनेटर आज़ाद जीत कर आए हुए हैं। ये भी कमाल है कि पंजाब से और सिंध से 2 सेनेटर आज़ाद जीत कर आए। लेकिन पता है, मेरे भाई हम सारे जानते हैं कि कैसे ये लोग जीते हैं। इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज की, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, नताइज की संगीन नताइज की धमकी, अगर ये कर दिया तो देख लीजिएगा, फिर हमें कोई कुछ ना कहे। ये स्टेट ने दिखा दिया है, या स्टेट बता रही है, सिर्फ हुकूमत नहीं, ये पुलिस नहीं है, स्टेट बता रही है कि आप अगर इस्लामाबाद आए, आप अगर रेड जोन की तरफ आए, तो फिर आपके साथ बड़े सख्ती से निपटा जाएगा। वो लाशें गिरने की बात भी वाडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अल्लाह ना करे, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं डेस्परेट हो रही है, कहीं ना कहीं। क्या मुझे बड़ी तशवीश है गन्नापुर साहब के बयान पर
काशिफ साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि ये जिसे आप कह सकते हैं कि एक वार्निंग है, इस वार्निंग को वो मतलब मानेंगे, खातर में लाएंगे? वाडा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि उनके फ़ोन में पता नहीं क्या चीज़ें, वो चीज़ें भी सामने ले आएंगे, तो ये सारी किसी मतलब कानून पे असर करेगी ये बातें? देखिए, मुझे नहीं लगता, देखिए इमरान खान साहब की तरफ एक्सेस तो कोई होगी नहीं, ये फैसला तो वही कर सकते हैं। बड़ा गुस्से में थे, आपने सुना ही होगा कि जब पिंडी का ये जो एहतजाज था उसको कॉल ऑफ किया गया, इवन लाहौर पे बड़े गुस्से में थे। वो जो उन्होंने बातें की बाद में डिनाई की हैं, लेकिन आपको पता नहीं, आप जानते हैं नहीं, मैं तो जानता हूँ कि उन्होंने कही थी ये बात, बिल्कुल कही थी। उन्होंने अपनी जमात के लोगों को डांटा भी था कि ये आप लोग कर रहे हैं, बल्कि जुम्मे के एहतजाज के हवाले से उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इसको मौखर कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप हुकूमत से जो है कहें कि जनाब वो मौखर कर दें, ये सारी चीज़ें SCO के बाद मौखर कर दें तो हम भी एहतजाज मौखर कर देंगे। तो बिल्कुल ये खबरें तो आई थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नरमी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इतनी मुश्किलें काट के ये जो 2024 अगस्त सितंबर तक पहुंची है, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं बड़े मुश्किल तरीन टाइम में। अब अगर इमरान खान साहब का ऑर्डर कुछ कह रहा है तो मुझे लगता है कि वो अब भी उनके साथ या उन्हीं का ऑर्डर चलेगा। इमरान खान साहब ने कह दिया कॉल ऑफ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं ये हुकूमत के किसी बंदे से बात कर रहा था, वो इतफाक भी शायद एक लेवल पे मेरे साथ कर रहे थे। मैंने कहा कि आप उनको नज़र आ गया कि जो ही मैं एहतजाज की कॉल देता हूँ पूरा शहर बंद कर देते हैं, कंटेनरों पे कंटेनर लग जाते हैं, एक पैनिक हो जाता है उस पूरे शहर में। अब कल लाहौर की कॉल दे दी, अब फैसलाबाद, उससे पहले पिंडी, उन्होंने तो मजाक ही बना ली। वो हफ्ते में 3-4 कॉलें देंगे, बेशक 200-400 लोग आएँ, क्योंकि एहतजाज का एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये होता है कि वहाँ पर बंदे मैटर नहीं करते, बंदे काउंट, कोई जलसा तो है नहीं। अगर आप उनको कोने में कहीं जलसा कर लेने दें, ज़्यादा क्या होगा, 50,000 बंदा ले आएंगे, 50,000 बंदा आएगा तो क्या होगा। मौलाना साहब यहाँ पे, मुझे याद है तरीके इंसाफ के दौर में बड़े बंदे ले आए थे, नून लीग अच्छे खासे बंदे इकट्ठे करती थी, जिस टाइम नून लीग जलसे किया करती थी। एक ज़िमनी इंतखाब या इलेक्शन नहीं जीती तहरीक इंसाफ, मुझे याद है उस वक्त। तो क्या किसी ने कहा कि हुकूमत चली जानी चाहिए क्योंकि आप सारे ज़िमनी इलेक्शन हार गए, गैर मकबूल हो गए। अपनी हुकूमत में वो बलदियाती इलेक्शन अपने गढ़ से हार गई तहरीक इंसाफ। खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल। कई दफ़ा पॉलिटिक्स के अंदर आपको ये उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता ये है कि कोई वो जो ऑप्टिकल शिकस्त है ना, वो भी नहीं देखना चाहता कि जी उन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए, हम नहीं इकट्ठे करने देंगे, हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम इनको इकट्ठा नहीं होने देंगे। ये चीज़ मरवा रही है हुकूमत। ठीक। अच्छा काशिफ साहब, अगर ये तरमीम नहीं होती, काजी साहब की रिटायरमेंट हो जाती है, मामलात 25 अक्टूबर से आगे चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि उस सूरत में कोई मतलब कि थोड़ी सी गुंजाइश रहेगी कि शायद कोई मुफाहमत हो जाए, मामलात आगे चल पड़े? अगर ये तरमीम हो गई तो फिर तो हम तसादम की तरफ जाएंगे। देखिए, तरमीम से करना क्या चाह रहे हैं, तरमीम से का फ़ायदा वो उनको ये है इस वक्त की निज़ाम को, सरकार को, हुकूमत को, कि तमाम रास्ते जो किसी तरह भी रिलीफ दे सकते हैं, जायज़ रिलीफ, ऑपोजिशन को वो बंद कर दिए जाए। अगैन आई एम सेइंग, मैं आपको फिर ये रिपीट कर दूं, मैंने जो आपको पूरी एक तफसील बताई कि क्यों मुझे लगता है कि ये जो आज 63A का फैसला है, इसके पीछे सियासत है। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ या इस मुल्क में ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये कि ये शुरुआत नहीं है, ये इख्तिताम है। शुरू तो कहीं और से हुआ था कि जजेस की उम्र 68 साल कर देंगे और टेन्योर कर दें इसका, या फिर ये भी कहा गया कि 5 जजेस में से किसी को बना लें। बड़ा वाजे आपको हमें नज़र आ रहा था कि ये किसी को लाने और किसी को रोकने के लिए हो रहा है। जमहूरियत ऐसे काम नहीं किया करती, जमहूरियत में ऐसे काम नहीं होता कि मेरी ये ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो, और बहुत सी चीज़ों के लिए तो ये इख्तियार दिया गया हुकूमत को कि वो हुकूमत की मर्जी क्यों। देखिए, ये इख्तियार के आर्मी चीफ उन्होंने किसको लगाना है, किसी से मुशावरत की जरूरत नहीं है, लगा देना, और ये इख्तियार हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन चीफ जस्टिस को लगाने का इख्तियार उनके पास नहीं है। अगर ये दे दिया गया तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को तबाह समझें कि अगर हुकूमत या वजीर आजम उस वक्त का चीफ जस्टिस लगाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये तो निजाम तबाह करने वाली बात है। अच्छा, वैसे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका तो हालिया तारीख में तनाज़ा ख़त्म हो गया था, उनकी तैनाती के ऊपर कम अज़ कम उस किस्म के मसाइल नहीं होते थे, लेकिन
क्रेडिट जाता है इस हुकूमत को कि जिस नहज पे ये चीज़ें ले आए हैं, तो दोबारा ये बहस छिड़ गई है कि जी अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, क्या कोई नीचे से आ सकता है। ऐसे माहौल में जो अदलिया के अंदर तकसीम है उसको आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? आपको लगता है कि जो दूसरा कैंप है वहां से भी कोई चीज़ आ सकती है? क्योंकि अभी तक तो हमने रिस्ट्रेंट देखी है, चाहे वो किसी कोई ऑर्डर हो या दीगर मामलात हो, लोगों की ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन ना किसी ने फुल कोर्ट बुलाया, ना कि जजों ने अलहदा कोई मीटिंग की। मामलात तो उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह हुकूमत की ख्वाहिश है। देखिए, अदलिया की तकसीम क्या करती है मैं नहीं जानता, तकसीम तो है। वो आज मैं सुन रहा था, मेरा भाई है छोटा असद तूर कह रहा था कि वो मैं उसके ऊपर लिखा देखा जजेस आपस में शायद बात नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट में, और मुमकिन है इस तरह की खतूत लिखने के बाद कौन किसी से बात करेगा। और ये लड़ाई तो पहले बढ़ गई थी। असल आप नज़र रखें बार्स पर, बार्स किस तरफ जाती है। ये जो छोटी बार्स हैं, असल मैटर ये बार्स किया करती हैं। इस्लामाबाद जो बार है, हाई कोर्ट बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, बलूचिस्तान का आपने देखा, बिलावल साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या मतलब, काजी साहब बलूचिस्तान के जज हैं, और बलूचिस्तान बार ने बिलावल भुट्टो के सामने कहा कि इनको 26 के बाद यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो क्या करते हैं, बड़ी इस पे बहस हो रही है। मैं नहीं जानता वो क्या करेंगे, ज़रा ये प्रीएम्प्ट करना कि क्या करेंगे। कोई कहता है वो लगा लेंगे अपनी कोर्ट या जज बेंच बना लेंगे, जैसे माजी में हुआ था सजाद अली शाह साहब के खिलाफ। आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम बार की पॉलिटिक्स है कि बार इस मामले पर क्या करती हैं। अदालत का तो मैं नहीं जानता कि वो क्या करेंगे। ठीक, अच्छा आखिर में ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो हुकूमत है यही अपना टेन्योर पूरा करेगी? इसलिए कि एक चीज़ जो बार बार कही जा रही है कि जी बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है, उनको टास्क दिया, इसी वजह से वो ज़्यादा मुतहरिक हैं, या फिर ये मतलब मेरे ख्याल में कि एक लंबी दूर की कौड़ी है, फ़िलहाल इसमें कोई जो है सदाकत नहीं। देखिए, अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स तो बिलावल साहब ने अगर जलाने हैं तो हमें खाम खा तो नहीं जलाएंगे ना उनके पास कोई वजारत है, ना उनके पास कोई हुकूमत है। क्या करने के लिए ये धमा चौकड़ी मचाई है कि कभी बलूचिस्तान में होते हैं, कभी साफियों से मिल रहे होते हैं, कभी बार इसको खिताब कर रहे हैं। ज़ाहिर है, मुझे लगता है जब मैंने देखा, मैंने कहा, और उसमें एक चीज़ ये भी देख लें कि मुस्लिम लीग नून की कितनी डिज़मल परफॉर्मेंस है कि एक आईनी तरमीम को मार्केट तक नहीं कर सके। बिलावल कम से कम मार्केट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, वो ठीक या गलत ये तो कह रहे हैं हमारे मंशूर का हिस्सा था और ये आईनी कोर्ट किधर से आया किधर से नहीं आया। वो टाइमिंग के ऊपर बहस हम बात अलहदा करते हैं कि इसकी नीयत क्या है, और नीयत की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त कि अगर आपने सारे निज़ाम को ही धड़ाम से गिरा दिया, सारा निज़ाम अगर हुकूमत या किसी एक ताकतवर आदमी के अंगूठे के नीचे आ गया, तो फिर मुल्क कैसे, किस कानून के तहत, आइन के तहत चलेगा? फिर तो ताकत का राज होगा इस मुल्क में, जिसकी वजह से ये काउंटर बैलेंसेस जो है ना, ये चेक्स हैं, ये निज़ाम ने चेक्स लगाए हुए हैं, ये आइन ने चेक लगाया है। पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम नहीं है जितनी ये हर वक्त लगे पार्लियामेंट सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट का लिए कह सकती है कि इस मुल्क से सारे अखबार, सारे टीवी चैनल सारे बंद कर दें? क्या ये कह सकती है पार्लियामेंट कि हम अपनी मुद्दत 15 साल कर रहे हैं और अगले 10 साल भी यही हुकूमत रहेगी, मेरे पास 2/3 अक्सरियत है? तो इसका मतलब आपके ऊपर भी पाबंदियां हैं, कुछ हदें आप भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये जो हुकूमत 5 साल, मैं कल ही अपने ओपनिंग में कह रहा था कि एक ऐसे मुल्क में ये सारी काइट फ्लाइंग हो रही है, जो पतंगें उड़ाई जा रही हैं, कि आपने खबर देखी होगी अंसार अब्बासी साहब की, मैं उस पर कमेंट कर रहा था कल के 5 साल निज़ाम अपना वक्त पूरा करेगा। बिल्कुल। मैं कहा इसमें मेरे से आप पूछे ना दिसंबर में क्या होगा, तो मैं कहूँगा भाई मुझे कल का नहीं पता, मैं दिसंबर की क्या पेशन गोई कर सकता। उसमें निज़ाम 5 साल की पेशन गोई कर रहा है कि 5 साल हुकूमत पूरी करनी है। ये पैगाम उनको ठंडा करने के लिए कि भाई आप कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपनी हुकूमत, आपकी हुकूमत वक्त पूरा करेंगे। इसलिए कि ये तो शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता कि अगले 5 महीने में उन्होंने क्या करना है। पर एनीवे, काशिफ अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे ब्रेक से वापस आएंगे तो फौज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उस पर उनकी क्या राय है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। फौज चौधरी साहब, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर पहले तो ये बताएं कि ये जो आज का फैसला है उसके ऊपर तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे PTI किस तरफ जाएगी? आप उनकी जो हिकमत अमली है उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि मुनहसर है कि चीज़ें आगे किस तरफ जाएंगी। लेकिन पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। कल की कॉल आई हुई है, अब यहाँ पे फौज बुला ली है, आगे SCO कॉन्फ्रेंस है, पूरा इस्लामाबाद कंटेनर्स में घिरा हुआ है, इससे एक पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो और ऊपर जाएगा। सो PTI में तो जो लग रहा था पिछले 3 हफ्ते पहले तक कि एक खान साहब ने कहा कि हम बंदा बना देते हैं, आप भी बिठा दें, मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर उन्होंने वो जलसा
जब कैंसिल हुआ संजानी का, उसके ऊपर जो है तो लग रहा था कि कुछ चीज़ें शायद आगे चली जाती, लेकिन अब तो लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं और टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको लगता है ये तरमीम हो जाती है तो फिर तसादुम ही वाहिद रास्ता है, और तरमीम नहीं होती तो शायद जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं वो आगे बढ़ सकती है? 100%। अगर तरमीम ना हुई तो मुल्क बातचीत की तरफ जाएगा, अगर तरमीम हो गई तो मुल्क तसादम की तरफ जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा लूज़र कौन होगा अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल है? देखिए ना, सबसे बड़ा लूज़र तो आम आदमी ही होता है ना। जब बड़े बैलों की लड़ाई होगी तो घास ही सबसे पहले होगा ना। एक अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, एक समाजी अदम इस्तेहकाम है, बड़े टेम्परेचर्स हाई है। इंटरेस्ट तो ये है ना, देखिए ना, इवन अगर आप गवर्नमेंट में भी हो ना, तो गवर्नमेंट का तो ये काम ही नहीं है कि रोज़ लोगों को धमकियाँ दे या ये करे या वो करे। गवर्नमेंट का तो काम है कि चीज़ें जो हैं वो एक नॉर्मलाइज हों और आप टेम्परेचर नीचे लेके आएँ। यहाँ पे रोज़ ऐसा काम होता है कि टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। वज़ीर दाखिला ने तो कहा है कि गिला नहीं करना कल अगर हम जो कुछ करेंगे। तो मतलब देखें ना, इससे टेम्परेचर ही और बढ़ना है ना। अपोजिशन को तो फ़ायदा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक लग रहा है कि बाहर से सर आप हुकूमत पे तो बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन गंडापुर साहब कह रहे हैं जी एक गोली चलेगी तो 10 चला देंगे। तो पीटीआई वाले भी तो अपने थोड़े से तर्ज अमल पे गौर करें ना कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं वो लोग। अल्फाजी की तो इम्पोर्टेंस है, अल्फाजी इस तरह की अल्फाजी नहीं होनी चाहिए, कोई शुबा नहीं। लेकिन इशू ये है कि आपने जब फैसला कर लिया है कि आपने एक कन्फ्रंटेशन ही करनी है तो फिर जवाब कन्फ्रंटेशन भी आएगा ना। और कन्फ्रंटेशन जो है उसकी वो बढ़ती जा रही है। अब मुझे तो ज़ाहिर है मेरा आइडिया तो टोटल डिफरेंट है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठे, एस्टेब्लिशमेंट बैठे और हम एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है वो आपस में तय करके आगे बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो हो नहीं रहा। और अब तो ये जो अगर अमेंडमेंट आ जाती है फिर इसके बाद तो फिर हुकूमत कुछ अरसे के लिए तो कम से कम समझेगी ना कि अब हमें क्या ज़रूरत है। और इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जिसने भी ये राय भी दी है एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, कि इस आइनी तरमीम से कोई पता नहीं क्या वो अचीव कर लेंगे, ये भी कोई डिटेल में उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि देखें, अब जब ये अमेंडमेंट आनी है इसके बाद एक लॉयर्स मूवमेंट चलनी ही चलनी है, पॉसिबल ही नहीं है उसका रुकना। आप पहले एक इतनी बड़ी एक अवामी कुव्वत से, पीटीआई से जो है आपकी लड़ाई हो रही है, अब आप जजों को और वकीलों को अपने मुखालिफ कर लेंगे, तो कर लिया है आपने। आज़म तारर साहब जो हैं वो कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आगे इलेक्शंस हैं। इन इलेक्शंस में किसी ने भी इस एजेंडे का साथ नहीं देना। और आज भी आपने देखा है कि जो इस्लामाबाद की तीनों एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। पेशावर में कल बहुत बड़ा वीकेंड पे गालिबन कोई कन्वेंशन वगैरह 5th को जो है वहाँ पे हो रहा है, फिर अपना मंडे को फिर यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक लॉयर्स की तरफ से भी आपको रेजिस्टेंस, और वो तहसील तक जो है ना वो मुनज़्ज़म है। सो ये अच्छा आइडिया नहीं है जिसने भी दिया है। और देखें ना, आपने तो जब इफ्तिखार चौधरी को हटाया था मुशर्रफ साहब के दौर में, वो तो एक फ़र्द हटा था। यहाँ पे तो पूरा स्ट्रक्चर ही आपने जो है वो खाड़ दिया है ना। 199 की अमेंडमेंट्स तो अभी ज़्यादा डिस्कस ही नहीं हुई। उसके बाद तो देखें ना वकीलों की क्या प्रैक्टिस होती है, जिसके पास आप जाते हैं वो कहते हैं जी रिट करते हैं। अब 199 में जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसके बाद रिट हो ही नहीं सकेगी, तो आपका तो वैसे ही जो है वो आपने हिला दिया ना सारे का सारा। तो अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो इससे क्या हासिल क्या होगा। ठीक, तो ये जो तरमीम है ये जो अगर कोई लोग होते हैं, छोड़ते हैं अपनी जमात को, दूसरी तरफ जाते हैं, तभी मुमकिन हो पाएगी। तो आज के फैसले के बाद आपको लगता है कि वो लोग कुछ टूट जाएंगे, पीटीआई के आपके सेनेटर्स टूट जाएंगे, एमएनएस टूट जाएंगे? ये भी अब एक सवाल है। आपको याद होगा कि फैसल वोडा साहब ने कहा था कि पहले कि जितने लोग आज़ाद लड़ रहे हैं वो पहले, बल्कि आईपीपी ने ये क्लेम किया था, ओन चौधरी साहब ने कहा था, इनको तो कहा था टिकट देने वाले नहीं मिलेंगे ना, पहले तो यहाँ से हुआ था, वहाँ पे हो गया। फिर इन्होंने कहा कि जो जीते हैं वो सारे आईपीपी में चले जाएंगे, वो नहीं हुआ। फिर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल के बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है वो बनने जा रहा है, वो नहीं बना। अब प्रैक्टिकली अगर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी शख्स जो है जिसने उसके नाम पे वोट लिए हैं वो बहुत बड़ा रिस्क लेगा इस वक्त उनको छोड़ने का। उनको छोड़ने का मतलब, अब आप वो 20 लोग याद करें जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा था। अब उन 20 लोगों में से मुझे बताएं किसकी सियासत जो है वो कोई ज़िंदा भी रह गई है। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी नस्लों की सियासत ख़त्म हो गई है।
कोई अव्वल तो एक तो ही MNA बन सके, 2-3, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सके। और इवन कि वो जो पंजाब असेंबली से जो MPs गए थे वो भी उनमें से वो कहा गया था कि PTI को एक भी सीट नहीं मिलेगी और आइन रीराइट हो गया, पर अवाम ने उस पर कह दिया कि जनाब ये आए थे जिसके नाम पे, उसी के नाम पे हमने इनको वोट दिया। आप किसी वक्त अपने रिपोर्टर को भेजें और उन लोगों से पूछें कि जिन्होंने उनसे वादे किए थे कि हम आपको बना देंगे, वज़ीर बना देंगे, आपके घर पैसे उससे भर जाएंगे, ये हो गया, उनके साथ हुआ क्या? और जो बड़े मतलब नाम हैं, मसलन राजा रियाज हैं, वो तो घर से नहीं निकल सकते। हमारे जो दोस्त थे बाकी वहाँ पे हमारे जड़ावाला से MNA थे, बाकी जो लोग हैं वो सारे लोग तो रुल गए हैं, उनकी जहांगीर पॉलिटिक्स तरीन खत्म हो साहब गई। की सियासत खत्म हो गई, मतलब बड़ा नाम था सियासत का। बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। परवेज खटक साहब इज नोवेयर। खटक साहब इज़ नोवेयर। सो जिन्होंने देखा ना, ये एक बहुत बड़ा एक इस वक्त एक अवामी सैलाब है, इसके खिलाफ जाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यस, लालच भी होगा, पाँव हाथ भी मरोड़ रहे हैं, और जो जुल्म हो रहा है वो तो सामने ही है ना, साथ बलोच के साथ जो हुआ या जैसी चीज़। अच्छा, आखिर में ज़रा मुझे ब्रीफली बताइएगा 6 महीने बाद आप सिचुएशन कहाँ पे देख रहे हैं एज ए सियासत के तालिब इल्म? ऑब्वियसली आपकी नज़र है किस तरह अभी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगले 15 दिन में सियासत किधर होगी, अमेंडमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर अमेंडमेंट होती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अगले 3 महीने लगेंगे नई मूवमेंट शुरू होने में, तो आई थिंक 6 मंथ में तो ये मूवमेंट पीक पे चली जाएगी। और अगर अमेंडमेंट नहीं होती तो फिर आपको 3 महीनों में टेम्परेचर्स नीचे आते नज़र आएंगे, और फिर लगेगा आपको कि कोई बातचीत की और एक इंक्लूजन का माहौल जो है वो बनेगा। तो आई थिंक अ लॉट डिपेंड ऑन दिस तरमीम जो है। दिस अमेंडमेंट। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।